वाले हैं छोटे बच्चों का पालन पोषण पे। मैंने इसमें पालक जोड़ दिया है और इस विषय पे अपन बात करेंगे कुछ मिला जुला आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है और हमारे समुदाय में लोग पारंपरिक तरीके से बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर जो पारंपरिक देखभाल है उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत है और उस मूलभूत सोच को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस पूरे सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि गर्भावस्था और बाल्यावस्था ये स्वस्थ जीवन की नींव है। तो यदि आपको अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना है तो इस अवस्था में बहुत ही ध्यान और देखभाल की जरूरत है। इस सोच में माँ और बच्चे को एक इकाई के रूप में देखा गया है, दोनों को अलग नहीं किया है। तो आप माँ और बच्चे जो भी करना है आप माँ और बच्चे दोनों के साथ करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भी हमारे परंपराओं में बताया गया है कि जो गर्भावस्था और बच्चे के शुरुआत की जो साल है वो बहुत ही संवेदनशील है और इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही संवेदना से उनके साथ पेश आना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो हमारी परंपराओं में शायद अभी कहीं खो गया है, शायद कहीं जीवित है, शायद कुछ अधूरा है, लेकिन शरीर मन और आत्मा का जुड़ाव। तो जब हम पोषण की बात करते हैं तो दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी कि हम माँ और बच्चे दोनों की बात करते हैं, केवल बच्चा नहीं होता यहाँ पे। हम जब पोषण की बात करते तो केवल आहार की बात नहीं करते, लेकिन हम माँ और बच्चे के साथ क्या करते हैं, उसके साथ कैसे पेश आते हैं, उनको कैसे देखते हैं, उनके साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये भी जरूरी है। और इसी मुद्दे को महत्व देने के लिए हमारे परंपराओं में बहुत सारी विधियां बताई गई। जन्म से गर्भावस्था से लेके पूरे जीवन काल में कई विधियां हैं जो इस बात की चिन्ह है कि हम जो है वो शरीर मन और आत्मा को एक रूप में देखते हैं और हमारे लिए सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। तो गर्भावस्था से शुरू करें तो देखिए कई जगहों पर गोद भराई की रस्म होती है और हमारे महिला और बाल विकास में तो एक गतिविधि करती है गोद भराई। तो ये गोद भराई इसी बात का सूचक है कि अब महिलाओं को प्रसव के लिए तैयार होना है, अच्छा ज्यादा पोषण देना है। और इसी तरह बाल बच्चे का जन्म होता है तब एक कर्म होता है, जात कर्म कहते हैं, कुआ पूजन होता है, सूरज पूजन होता है, छठी होती है। तो ये बहुत सारी विधियां कई समुदायों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से की जाती हैं, लेकिन ये इस बात की सूचक है या प्रतीक है कि हमारे लिए स्वास्थ्य आहार देखभाल ये सब मिला जुला है। और इसीलिए मैंने आज की जो बातचीत है उसका नाम पालन पोषण कहा है, क्योंकि हम केवल शरीर को ही नहीं मन और आत्मा को भी पोषित करते हैं। अब परंपराओं में यदि हम देखें, खास करके मैं यहाँ पे आयुर्वेद की बात कहूंगी कि बहुत अच्छी बात करी है कि अगर हमें बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए तो हमें गर्भधारण से पहले शुरुआत करनी। और यहाँ पे उम्र पे इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, क्या आपको जो लिखाई है वो क्लियर दिख रही है? हेलो हेलो, दिख रही है दीदी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि गर्भधारण से पहले शुरुआत करनी है और उसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का परिपक्व होना बहुत जरूरी है, मतलब एक पुख्तावस्था जरूरी है। और ये केवल शारीरिक पुख्तावस्था की बात नहीं है या उम्र की बात नहीं है, लेकिन हम शरीर से, अपनी भावनाओं से, अपने दिमाग से जब परिपक्व होते हैं तभी गर्भधारण होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बात है कि जब हमें गर्भधारण करना है तो ये सोचना, मतलब प्लान होना चाहिए। और इसके कम से कम 1 माह पूर्व से आहार विहार और विचार ये तीनों पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ये आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी है। आहार से मतलब हमारा भोजन है, विहार मतलब हमारी गतिविधियां हैं, और विचार मतलब हमारे विचार हैं। तो ये तीनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। केवल खाना खाने से या केवल पौष्टिक आहार से कोई काम नहीं होने वाला जब तक कि हम विचार और हमारी गतिविधियों को भी इसमें जोड़ते नहीं है। इसी तरह ये कहा गया है कि जब किसी स्त्री और पुरुष को गर्भधारण करना है, बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें 1 माह से पूर्व ही देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। और घर में बना हुआ सूप और चिल
हल्का खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में पोषण को रसों से बताया गया है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 6 रस होने चाहिए। 6 रस से मधुर मतलब मीठा, मीठा मतलब मिठाई नहीं, मीठा मतलब जैसे चावल मीठे होते हैं, मक्का मीठा होता है, वैसी मिठाई। मधुर, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमक, कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब तूरा और कषाय। ये 6 रस जो हैं ये हमारे आहार में होने चाहिए, तभी इसको संतुलित आहार कहा जाता है। हर एक इंसान की प्रकृति अलग है और उस प्रकृति के अनुसार और ऋतु के अनुसार आहार हो, तब वो स्वस्थ की ओर जा सकते हैं। इसी तरह कुछ विशेष आहार लेने का विधान है जो आयुर्वेद में बताया है कि इस समय हमें गेहूं, चावल, उड़द, खजूर, कुमड़ा, सिंघाड़ा और सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। जड़ी बूटियों में कुछ जड़ी बूटियां हैं जो बल्य हैं, हमें ताकत देती हैं। उसमें शतावरी, अश्वगंधा, मुलेठी, बला, इन जड़ी बूटियों का सेवन गर्भधारण से पूर्व करने का कहा गया है। इसके साथ ही कोई भी नशीले पदार्थ या हानिकारक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। गतिविधियों में नियमित व्यायाम करना, साथ में प्राणायाम और ध्यान करना। मानसिक तौर पर ये बहुत महत्व दिया गया है कि स्त्री और पुरुष में आपसी तालमेल बहुत जरूरी है, आपसी संबंध, आपसी प्रेम, आपसी समझ बहुत जरूरी है। गर्भधारण जब करना है तो स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति और इच्छा से होना चाहिए, मतलब गर्भावस्था जो है वो इच्छित होनी चाहिए। और गर्भधारण से पूर्व ही पति पत्नी दोनों को या स्त्री और पुरुष दोनों को तनाव, दुख, भय, क्रोध, ये जो नकारात्मक विचार हैं इनसे परे रहना चाहिए और एक बहुत ही आनंदमय वातावरण और प्रफुल्लित मन की जब स्थिति होती है तब गर्भधारण के लिए सोचना चाहिए। तो यदि बच्चे का पोषण हम इसकी बात करते हैं तो हमारी शुरुआत बहुत पहले से, गर्भधारण होने से पहले से शुरू होनी चाहिए। इसी के साथ ही जब गर्भ रह जाता है तो गर्भावस्था में देखभाल हम सब जानते हैं, 3 ANC, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन आयुर्वेद में और हमारी परंपराओं में जो कहा गया है कि इस समय माँ को या महिला को, गर्भ में पल रहे शिशु, उसके लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, और बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे स्तनपान करवाने के लिए आहार लेना चाहिए। तो अभी से सोच ये है कि जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके पोषण का क्या होगा। इसी तरह गर्भ जैसे जैसे विकसित होता है आहार में भी परिवर्तन करना चाहिए, देखभाल में भी करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ पे कही है शास्त्रों में, दौरद कहते हैं कि ये एक सोच है कि जहाँ पे ये बताते हैं कि बच्चा माँ की इच्छाओं से अपने इच्छा व्यक्त करता है और इसीलिए इस समय, मतलब मैं तो कहूंगी कि महिला की कभी भी कोई भी इच्छा उसकी पूर्ति होनी चाहिए, पर खास करके गर्भावस्था में उसकी इच्छा को पूरी करना, ये इस पे बहुत महत्व दिया है। और अगर उसको कोई हानिकारक पदार्थ जैसे मिट्टी आदि खाने की भी इच्छा हो तो उसका विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक बातों पर भी ध्यान देने का विधान है। एक संक्षेप में मैं ये बताऊंगी कि 9 महीने हैं उसकी हर एक तिमाही में आहार, विहार, विचार और औषध, ये इस अनुसार आयुर्वेद में सुझाव दिए गए, जिसका सरल स्वरूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वैध होते तो शायद कुछ और होता। तो प्रथम 3 माह में ज्यादातर जो सुझाव दिया है कि तरल चीजें लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, मधुर से मीठा या मिठाई नहीं या शक्कर वाला नहीं, पर मधुर रस वाले आहार और खट्टे रस वाले आहार लेने चाहिए। और यहाँ पे अंडे का खास उल्लेख किया गया है कि क्योंकि माँ के पेट में भी गर्भ है तो अंडा जो है वो बहुत फायदेमंद होता है, जो खा सकते हैं उनका। हल्का काम करना, तनाव मुक्त रहना, खुश रहना। 2-3 जो उन्होंने औषध बताई हैं, एक तो कुरमुरे का पानी बताया है, गर्म पानी में कुरमुरे डाल के, उसको उबलते पानी में कुरमुरे डाल के 2 मिनट ढक दिया और फिर उसका जो पानी निकलता है उसमें थोड़ा सा नमक, जीरा ये मिला के ले सकते हैं, या अनार का रस भी ले सकते हैं। 4 से 6 माह में इच्छा पूर्ति पे ज्यादा जोर दिया गया है। हल्का ताजा बना खाना और प्रकृति और ऋतु के मुताबिक खाना चाहिए। ज्यादा जोर दिया है 6 रस वाला आहार लेना चाहिए, मधुर, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, तुरा, ये सभी रस वाले आहार लेने चाहिए। खास तौर पर खीर, दूध, मक्खन, मीठा दही और मांसाहार और अंडे पे ज्यादा
भार दिया गया है, उसी तरह हल्का काम, परिश्रम को नहीं करना और पर्याप्त नींद लेना, हिंसा से मुक्ति, जबरदस्ती या दबाव को टालना और गुस्सा, भय, क्रोध आदि जो नकारात्मक भाव हैं उनको नहीं करना चाहिए। 5वें माह में गोखरू से बना दूध पीना चाहिए और उसका एक आयुर्वेद के अनुसार ही एक उसका तरीका है बनाने का, वो भी बल्य है, पौष्टिक है। 7 से 9 माह के बीच, क्योंकि अब गर्भ जो है वो बिल्कुल ठोस बन गया है, तो अधिक ठोस, मधुर, बलवर्धक और चिकनाई युक्त आहार लेने का बात है। खासतौर पर मांस रस, जिसे आप शायद सूप कह सकेंगे, वो लेना और अंडे का लेना कहा गया है। इस समय हल्के व्यायाम के साथ साथ पेट पर, जांघों पर हल्के हाथ से मालिश करने का कहा गया है, ताकि वहाँ की जो मांसपेशी है वो मजबूत भी हो और तनाव कम हो। और मानसिक भाव में स्वस्थ बच्चे की कल्पना, अच्छी तरह से प्रसव हो जाए, इस पे कहा गया है। और कुछ जड़ी बूटियां हैं जैसे गोखरू पाक है, शतावरी है, बला है, मुलेठी है, इन सब के सेवन को कहा गया है। तो यदि हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए तो हमें पहले से ही गर्भावस्था में पालन पोषण पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रसव के दौरान भी महिला को पोषण देते रहना चाहिए, ताकि गर्भ जो है वो अच्छा स्वस्थ रहे। सुविधाजनक स्थिति में दर्द लेना चाहिए। आप याद रखिए, यहाँ मैं पोषण की बात करी तो माँ के साथ जैसा व्यवहार डिलीवरी में होगा, बच्चे पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो इसीलिए माँ के साथ जो डिलीवरी कराते हैं, अनुभवी, सेवाभावी, चरित्रवान, अनुकूल और परिचित व्यक्ति को रहना चाहिए, जो माँ को खुश रखे और उस पर उत्साह बढ़ाए। डिलीवरी के बाद बच्चे पे ध्यान भी आना चाहिए, लेकिन महिला छूट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा स्तनपान करा रहा है, इसलिए महिला को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, महिला पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और उसे हल्का, पचने में हल्का हो, गर्म हो, बल देने वाला और चिकनाई या चर्बी युक्त आहार देना चाहिए, जैसे चावल है, पुराने चावल, सोंठ है, मूंग है, कुल्थी है, जौ है, दूध है, और जो हमारे मसाले हैं, सोंठ, अजवाइन, मांस, मुर्गी, ये सब देना चाहिए। और पर्याप्त आराम, मालिश और सेक भी करना चाहिए। जड़ी बूटियों में शतावरी और अश्वगंधा ज्यादा देनी चाहिए। मेथी, कीबुड़, गोंद, खारेक, इसका सेवन अधिक करना चाहिए, ताकि माँ जो है वो, उसका शरीर मजबूत बने और वो अच्छी तरह स्तनपान भी करवा सके। जब बच्चों के पोषण की बात आती है तो आयुर्वेद ने अवस्था के अनुसार 3 अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं बच्चे की। शुरुआत में क्षीरप अवस्था है कि जहाँ पे बच्चा केवल दूध पिएगा, माँ का दूध ही पिएगा, और ये जन्म से 6 माह की उम्र तक है। दूसरी जो अवस्था बताई है उसको क्षीर अन्नाद कहते हैं। क्षीर मतलब दूध और अन्न, दूध और अन्न को लेना, तो दूध के साथ साथ अन्न का सेवन, और ये 7 माह से 1 वर्ष तक की उम्र का लगभग होता है। और तीसरी अवस्था जो है वो अन्नाद है, जहाँ पे अन्न जो है वो मुख्य भोजन बन जाता है। उसी तरह आयुर्वेद में बच्चे के पोषण के 3 तरीके बताए हैं। एक तो है कि मुख के द्वारा जो हम खाते हैं, दूसरा पोषण जो है त्वचा के द्वारा, चमड़ी के द्वारा, जो हम बच्चे के लिए कर सकते हैं, और तीसरा रास्ता जो है मल मार्ग के द्वारा। पहले जो 2 रास्ते हैं, मुंह से और त्वचा से, ये हम समुदाय में हम सभी लोग कर सकते हैं। मल मार्ग के द्वारा पोषण जो है वो चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। यदि बच्चा कम वजन का है, कमजोर है, उसको यदि हम ठीक करना है तो कुछ विशेष जड़ी बूटियों से मिला आहार जो है, दूध जो है, वो मल मार्ग के द्वारा भी दिया जाता है। लेकिन ये विशेषज्ञों का विषय है, पर ये आपकी जानकारी के लिए मैं कह रही हूँ। और इसी तरह इसी अवस्था में माँ और बच्चे दोनों के साथ संवेदना के साथ और प्रेम पूर्वक व्यवहार और देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे व्यवहार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केवल खाना देने से बच्चे का पोषण नहीं होगा। अगर माँ का पोषण सही है तभी बच्चे का पोषण सही होगा। केवल स्तनपान जन्म से 6 माह की उम्र में आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे माँ के आहार पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहाँ पे माँ को मीठा, नमकीन, चिकनाई वाला, हल्का, ताजा, तरल और दूध से बनी चीजें ज्यादा देनी चाहिए। जहाँ पे गेहूं, चावल, बाजरी, जौ, घी, तेल, काले उड़द का ज्यादा परंपराओं में उल्लेख है, क्योंकि
आयुर्वेद और लोगों को भी दालों के में अलग अलग प्रकार और अलग अलग उसके गुण बताए गए हैं। तो उड़द जो है वो ज्यादा पौष्टिक मानी गई है। उसी तरह बकरी या गाय का दूध हल्का माना गया है, तो वो लेना चाहिए। मछली, झींगा, केकड़ा ये लेना चाहिए। मसालों में लहसुन ज्यादा लेना चाहिए। काली मिर्च, हींग, अजवाइन, सौंठ ये ले सकते हैं। गन्ना, गुड़, मूंगफली, खारेक। इस अवस्था में कंदमूल ज्यादा लेने का माँ को कहा गया है। उसमें सिंघाड़ा है, आलू है, रतालू है, सूलन है, कुमड़ा, और पीपल और बड़ की कोमल जो शाखा है वो ले सकते हैं। और जड़ी बूटियों में सारीबा, शतावरी, मुलेठी, बला, हींग, जायफल आदि मदद करते हैं जब माँ स्तनपान करा रही होती। इसी समय में व्यवहार बहुत जरूरी है। और माँ के लिए ऐसा कहा गया है कि जब वो बच्चे को प्यार से देखे, उसके साथ खेले, उसे गोद ले, अपने पास रखे, और जब उसके आसपास का वातावरण खुशनुमा और तनावमुक्त होगा, तब वो पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके से स्तनपान करवा सकेगी। पर्याप्त आराम भी जरूरी है। और ये भी कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में यदि माँ स्तनपान नहीं करवा सकती तो उसका विकल्प है धात्री। हमारे राजस्थान के साथी तो पन्ना धाय की कहानी जानते ही हैं कि अगर माँ का स्तन्य या माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो उसका विकल्प है दूसरी माँ का दूध। पर स्तनपान का कोई और विकल्प जहां तक हो सके वहां तक नहीं है। तो जहां पर माँ के साथ कोई परेशानी है या माँ की मृत्यु हो गई है और बच्चे को अगर दूध पिलाना है, तो अन्य स्त्री या उसके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। अगर धात्री नहीं मिलती तो औषधियों से सिद्ध बकरी या गाय का दूध दिया जा सकता है, वो भी चम्मच से या उसके पलड़े से। ये व्यवस्था करवाई है। दूसरा जो मैंने आपको आगे बताया था कि एक तो मुंह से पोषण होता है और दूसरा त्वचा से होता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे को मालिश करने की परंपरा है, और परंपराओं में सुबह सुबह बच्चे को मालिश करके हल्की धूप दिखाना ये बहुत जरूरी माना गया है। और आयुर्वेद में भी उम्र, ऋतु और क्षमता के अनुसार मालिश करनी चाहिए। स्नान के लिए पानी भी बताया गया है, और उसके अनुसार बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पे भी बहुत जोर दिया गया है। त्वचा पे जब हम तेल लगाते हैं तो त्वचा से जो पोषक तत्व का शोषण होता है वो भी बच्चे को पौष्टिक बनाने में या बच्चे का पोषण स्तर सुधारने में मददरूप हो सकता है। गर्मी, सर्दी और बरसात के अनुसार तेल हो सकता है। उसके बच्चे को स्नान के लिए पानी क्या लेना वो है। मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी व्यवहार पे। बच्चे के साथ हमारा व्यवहार बहुत जरूरी है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो केवल पिता हो, केवल माँ हो, रिश्तेदार हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो। कहीं ना कहीं पोषण की जब अपन बात करते हैं तो बच्चे के साथ जुड़ाव जो है उस पर हमें और ज्यादा बात करने की जरूरत है। बच्चे से बात करना, उस लोरी गाना, हल्के से उसको स्पर्श करना। बच्चा स्पर्श बहुत जल्दी पहचानता है, तो बच्चे को आप कैसे उठाते हो, कैसे उसके साथ लगते हो। माँ के शरीर की जो गर्मी है, गर्माहट है, केवल गर्मी नहीं लेकिन उससे बच्चा और माँ का जुड़ाव होता है। और उसी तरह जोर से बात नहीं करना, आसपास हल्के रंग और रंगीन जो दृश्य है, सुंदर दृश्य रखना, और डरावने दृश्य या बहुत तेज रंग नहीं रखना, या कड़क आवाज बच्चे के सामने नहीं करना। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं अगर हम बच्चे को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बात आती है क्षीरान्नद अवस्था में पोषण की। क्षीरान्नद मतलब जहाँ पे वो पीता भी है और थोड़ा थोड़ा बच्चा या बच्ची खाते भी हैं। इस अवस्था में बच्चे को चाटने, चूसने और पीने के लिए आहार देना चाहिए। और आयुर्वेद में पहले तो कहा गया कि जब आप शुरू करते हैं तो फल प्राशन से करें। मतलब अन्न प्राशन की जो बात है उससे पहले भी हमें शुरुआत जो है वो फल से करनी चाहिए। छठे मास में फल या फलों के रस से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे फलों में भी अनार है, आंवला है, संतरा है, पपीता है, इनके मसले हुए फल आप दे सकते हैं। उसके बाद अन्नप्राशन है, जो दांत आने पर, जब बच्चे के दांत आने लगते हैं, और ये शायद 6.5-7 माह से शुरू हो जाता है, और उसमें बच्चे को सभी रस से युक्त आहार देने चाहिए जो शाकाहारी है। और अन्नप्राशन जिससे कराया जाना है उसमें ऐसा विधान है कि सारे अनाज, सारे शाक
सारी दालें उनको पकाकर घोट कर बनाया हुआ आहार ये खिलाने से बच्चे का अन्नप्राशन शुरू करना चाहिए। मतलब कि अब बच्चे को सभी अनाज, शाक और दाल आप खिला सकते हैं और सभी प्रकार के रस देने चाहिए। जो मांसाहार है उनके लिए भी ये सूचना है कि मांसाहार और अनाज मिलाकर बनाया आहार इसको मसल कर 3 से 5 बार देना चाहिए। इसी समय बच्चे को मधुर से मीठा नहीं, ये मैं बार बार कहूंगी, शक्कर युक्त नहीं, पर जो रस में मधुर है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, राजगिरा है, ये जो है इस प्रकार का मधुर, पौष्टिक और बलवर्धक आहार देना चाहिए। गर्म और ताजा बनाया देना चाहिए और जो सुपाच्य है, पचने में हल्का है, क्योंकि बच्चे की जो पाचन शक्ति है वो केवल दूध पचाने के लिए तैयार के लिए थी और अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसमें शुरुआत में ऐसा कहा गया कि पुराने चावल को भूनकर उन्हें ढीला पकाकर उसमें घी और थोड़ा सा नमक डालकर मसलकर बच्चे को देना चाहिए। इसी प्रकार से गेहूं, जौ, राजगिरा, ज्वार, ये सब आटे से आप बच्चे को आहार दे सकते हैं। इस अवस्था में उबला हुआ अंडा मसल कर देना चाहिए और बच्चा यदि काट सके या थोड़े उसके मसूड़े अगर कड़क हो गए हैं तो उसे पूरा देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के गले में ये अटके नहीं। उसी तरह अगर मांसाहारी है तो यहाँ पे उसको मांस रस भी देना चाहिए, मांस का गाढ़ा सूप, मांस का रस, या उसको मसल कर देना चाहिए। उबले हुए आलू और शकरकंद में को मसल कर उसमें दूध मिलाकर भी दिया जा सकता है। इस अवस्था में केला, पपीता, आम, आंवला, अनार आदि फल देना चाहिए और आलू, शकरकंद, लौकी, कुमड़ा आदि सब्जियां उबाल कर मसल कर देनी चाहिए। बकरी या गाय का दूध, मक्खन, घी प्रतिदिन देना चाहिए। मांस रस और अंडा भी देना चाहिए। दालों में मसूर और मूंग की दाल ज्यादा देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अन्नाद अवस्था मतलब चबा कर खाने वाले आहार, और ये बच्चे की इच्छा और उसकी पाचन शक्ति के अनुसार देना चाहिए। आप देखते होंगे कि कई बार कुछ बच्चे कुछ खाते हैं, कई बार बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे की भी पसंद और नापसंद होती है और इसीलिए उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के अनुसार उसे ताजा, गर्म, सरलता से पचने वाला आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। दालों में उसे मूंग और मसूर पका कर देना चाहिए। उबला हुआ अंडा और मांसाहार देना चाहिए। केला, अनार, पका कटहल, खजूर, नारियल या गरी, आंवला, ये जो फल है वो उसे देने चाहिए। एक विशेष लड्डू की बात करिए। हालांकि हम लोग लड्डू कई प्रकार के बनाते हैं। राजगिरा का लड्डू बहुत ही पौष्टिक होता है, तिल के लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक प्रीणन मोदक करके कहा गया है। ये बच्चों को प्रिय होते हैं और यह बच्चों को प्रिय लगने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जो चारोली होती है वो चारोली लेनी है, उसका जो गर्भ है मतलब उसका जो दाना है वो, उसमें मुलेठी, लाई या धानी या कुरमुरे, शहद और यदि जरूरत पड़े तो शक्कर, इन चीजों मतलब शक्कर से मिश्री यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे के आहार में तिल, मूंगफली, राजगिरा से बना आहार देना चाहिए और जब बच्चा 3 साल की उम्र से हो जाता है तो उसे वयस्क जैसा ही आहार देना चाहिए। और यहाँ पे मैं आयुर्वेद और परंपराओं से जो हमने सीख पाई है उसके बारे में अपना जो बातचीत है वो पूरी कर रही हूँ। आपके सवाल और विचार जरूर लिख के रखें। हमारी जो अगली वक्ता है उनके वक्तव्य के बाद हम जरूर इस पे आपसे जुड़ेंगे।